एक गंदा, डिस्गस्टिंग और लाइफ में हारा हुआ आदमी फिर से रीइंकार्नेट हो गया है, लेकिन इस जन्म में ये एक गॉड लेवल मैजिक पावर्स के साथ पैदा हुआ है। एक आम आदमी अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वो परेशानी में है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो अपने आसपास देखता है और वो लोग उसकी तरफ ताना मार कर हंस रहे हैं। एक प्रिंस उससे विदाई में एक तोहफा देने का फैसला करता है। उसके जान लेने से पहले वो आदमी से ये कहता है कि वो उस पर अपना मैजिक स्पेल चलाए, और वो आदमी प्रिंस पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है। वो प्रिंस पर फायरबॉल स्पेल डालने के लिए अपने हाथ उठाता है, लेकिन वो सिर्फ एक कमजोर सी आग ही निकाल पाता है जो प्रिंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। हर कोई उसके बेकार के मैजिक पावर का मजाक उड़ाता है और प्रिंस यकीन नहीं कर पा रहा है कि कोई आम आदमी इतना कमजोर हो सकता है। वो उस बात से परेशान है कि एक आम आदमी सिर्फ इतना ही कर सका। वो एक बड़े मैजिक सेज विलियम बोर्डो के ये शब्द दोहराता है, जिसने कहा था कि एक जादूगर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ये हैं: वंश, टैलेंट और इंटेलिजेंस। वो आदमी को ये भी बताता है कि वो गलती न करे, क्योंकि मेहनत भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये कभी भी टैलेंट की कमी को पूरा नहीं कर सकती। वो अपना हमला शुरू करता है और आदमी को ये कहता है कि मैजिक पावर कभी भी उस जैसे आदमी पर मेहरबान नहीं होगा। वो आदमी पर सेम फायरबॉल स्पेल छोड़ देता है और वो आदमी आग में जलने लगता है। आग उसकी चमड़ी और हड्डियों को जलाने लगती है और वो परेशानी से चिल्लाता है, लेकिन अपनी परेशानी और हालात पर गमगीन होने के बजाय वो एक रॉयल्टी के मैजिक की खूबसूरती देखकर मुस्कुराने लगता है। वो मैजिक पावर को समझता है जो एक रॉयल्टी इस्तेमाल करता है, और वो एक मैजिक एक्सपर्ट की नजर से उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। वो ये चाहता है कि वो कभी जिंदा होने के दौरान ऐसे मैजिक के बारे में सीखता और उसमें उस्ताद बन पाता। अपनी आखिरी सांस के साथ वो ये प्रार्थना करता है कि उसे एक और चांस मिले ताकि वो ऐसी मैजिक को एक्सपीरियंस कर सके। वो अचानक से जागता है और देखता है कि उसके आसपास मेट्स हैं जिन्होंने खिलौने पकड़े हैं। वो सोचता है कि ये कौन है और वो कहाँ है। वो सोचता है कि ये जायंट्स हैं और वो खुद को बचाने का फैसला करता है। वो अपना बचाव करने के लिए फायरबॉल स्पेल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ बहुत छोटे हैं। गलती से वो फायरबॉल चला देता है, जो कि महल की छत से जा निकलता है और उसके जम के निशान के रूप में फायरवर्क शुरू हो जाती है। शहर में शोर मचा है और ये खबर पूरी सालुम किंगडम में फैल जाती है कि उनके 7वें प्रिंस का जन्म हुआ है, और लोग पोस्टर्स बटाते हैं। गांव के सारे लोग ये खुशी का मौका देखने के लिए बहुत खुश हैं। इस बीच महल की मेड्स परेशान हैं कि ये नया पैदा हुआ बच्चा ये कैसा डिसास्टर करके गया है। बच्चा चिकीली मुस्कुराता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसने महल को इतना नुकसान पहुंचाया है। कुछ साल बाद किंगडम के लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जबकि कुछ मेड्स महल में प्रिंस को ढूंढ रही हैं। वो महल के एक हिस्से को ढूंढ रही हैं और उन्हें प्रिंस नहीं मिलता तो वो दूसरे हिस्से में जाने का फैसला करती हैं। उनके जाने के बाद प्रिंस छिपने से बाहर आता है और वो महल से भागने ही वाला होता है कि उसे 2 आदमी मिलते हैं। प्रिंस लॉयड अपने कदमों पर रुक जाता है और आदमी को चुप करने का इशारा करता है ताकि मेड्स उनका नाम सुन न लें। वो आदमी से ये कहता है कि वो उससे देखने का इनकार कर दे, और आदमी उसके राज को छुपाने पर कॉन्विंस हो जाता है। वो लॉयड से पूछता है कि क्या वो उनके साथ शिकार करने जाना चाहता है, लेकिन लॉयड उसे अकेला छोड़कर भागने लगता है। जब आदमी को ये पता चलता है कि लॉयड भागने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे पुकारता है, लेकिन लॉयड जवाब नहीं देता। आदमी परेशान है कि प्रिंस फिर से भाग गया है, लेकिन उसका दोस्त उसे ये बताता है कि लॉयड 7वां प्रिंस है जो उसे क्राउन के लिए रेस से बाहर कर देता है। वो ये नहीं समझता है कि आदमी उसकी फेवर हासिल करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। आदमी अपने दोस्त को याद दिलाता है कि प्रिंस जन्म के थोड़े समय बाद ही बात करने लगा था। वो बच्चों की तस्वीर वाली किताबों की जगह मैजिक स्पेल्स की किताबें पढ़ता था, और उसने कभी माँ का दूध भी नहीं पिया, जैसा कि कोई भी जेंटलमैन करेगा। वो अपने दोस्त को बताता है कि उसे लगता है ये प्रिंस ग्रेट सेज विलियम बोर्डो का रीइंकार्नेशन है। उसका दोस्त उससे कहता है कि ये सोचना बेकार है कि ये प्रिंस ग्रेट सेज का रीइंकार्नेशन है। प्रिंस महल की सीढ़ियों से भागते हुए नीचे जाता है और वो समझता है कि आदमी उसके रीइंकार्नेशन के बारे में सही कह रहा था। उसे याद आता है कि वो पहली जिंदगी में एक आम आदमी था, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसकी यादें अब भी क्यों याद हैं। जब मेड्स उसे महल में ढूंढ रही हैं, तो वो सोचता है कि उसे रॉयल फैमिली के 7वें प्रिंस के रूप में रीइंकार्नेट क्यों दिया गया। वो ये जानते हुए भी कि वो शाही परिवार में पैदा हुआ है, वो उनकी ये इच्छा नहीं पूरी करेगा कि वो ये जिंदगी शान और शोहरत में ही गुजराए। वो ये फैसला करता है कि वो अपनी पहली जिंदगी की इच्छाओं को ही पूरा करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि महल में कितना ज्यादा जबरदस्त मैजिक ढूंढा जा सकता है। वो रॉयल लाइब्रेरी में जाता है और वो खुश होता है कि वो शेल्फ्स में रखी हुई सभी जादू की किताबें पढ़े। वो लाइब्रेरी के कलेक्शन देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये उसकी पहली जिंदगी में मैजिक एकेडमी के कलेक्शन से भी ज्यादा है। वो शेल्फ से एक किताब निकालता है और उसे खोल देता है, लेकिन कोई अचानक से उसके पीछे आ जाता है। सिल्फा उसकी किताब छीन लेती है। गुस्से में होने के बाद जब वो मेड से भाग गया था, तो वो उसे ढूंढती है और सिल्फा उसे स्वर्ड प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। लॉयर कुछ देर के लिए उसके सामने लड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन वो आखिरकार उसे पीछे धक्का दे देती है। वो उससे कहता है कि उसके पास थ्रोन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो 7वां है, इसलिए उसे स्वर्ड प्ले की शिक्षा की जरूरत नहीं है। सिल्फा उससे कहती है कि जिंदगी में सिंहासन से ज्यादा भी चीजें होती हैं। वो ये भी याद दिलाती है कि रॉयल फैमिली के एक सदस्य के रूप में उसे तलवार चलानी आनी चाहिए।
3 साल पहले जब सिल्फा को लॉयर की पढ़ाई की जिम्मेदारी मिली थी, तब से ये उसकी जिंदगी का मकसद था कि वो उसे स्वर्ड प्ले सिखाए। लॉयर समझता है कि सिल्फा उसे वो लड़ना नहीं छोड़ेगी जब तक वो अच्छा परफॉर्म न करे। वे दोनों वापस से तलवार के साथ प्रैक्टिस रिज्यूम करते हैं और सिल्फा समझती है कि लॉयर हर दिन ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। लॉयर की तारीफ सुनकर उस पर इतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी पूरी जोर नहीं लगा रही थी। वो चुपके से कंट्रोल टाइप मैजिक भी इस्तेमाल कर रहा था कि सिल्फा के चाल को ट्रेस कर सके। इसलिए सिल्फा वास्तव में अपनी ही परछाई से लड़ रही थी। वो बेसिकली धोखा कर रहा था ताकि वो प्रैक्टिस से बच सके और वापस अपनी किताबों में चला जाए। वे दोनों लड़ते रहते हैं लेकिन सिल्फा ही उस पर जोर देता है। लॉयर समझता है कि ये सच है कि सिल्फा अब भी ताकत, स्टेमिना और ऊंचाई में उससे आगे है, लेकिन वो उसकी तकनीकों को कॉपी कर सकता है। लेकिन वो अब भी उसके खिलाफ हार की वजह से परेशानी में था। वो ये फैसला करता है कि सिल्फा के खिलाफ अपनी कमियों की भरपाई करने के लिए धोखे का इस्तेमाल करेगा। वो अपनी तलवार को लंबा करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्पेल्स का इस्तेमाल करता है। वो ऊंचाई के फर्क को कम करने के लिए लेविटेशन का भी इस्तेमाल करता है। वो वापस सिल्फा से लड़ने लगता है और इस बार वो उसके साथ कीप अप कर पाता है। उसे यकीन है कि वो अपने मैजिक से जीत जाएगा। वे दोनों तलवार से प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन लॉयर ये फैसला करता है कि वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करे और एक अचानक हमला जिसकी सिल्फा को उम्मीद न हो। वो अपना ट्रेस मैजिक को रिलीज करता है जो सिल्फा के मूवमेंट्स की नकल करता है और वो उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है। सिल्फा सरप्राइज हो जाती है और लॉयर खुश हो जाता है। वो वापस अपनी किताब में चला जाने में सफल हो जाएगा, लेकिन सिल्फा उसके वार को रोक देती है। उसे शक होता है कि क्या वो धोखा कर रहा था, जो सुन के वो सरप्राइज हो जाता है और वो उसकी तलवार को उसके हाथ से गिरा देती है। सिल्फा शॉक्ड है कि लॉयर ये सोचा कि सिल्फा उसके धोखे का पता नहीं लगा पाएगी। वो उसे कहती है कि वो इतना टैलेंटेड है कि अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश एफर्टलेसली करता है। वो इस बात से भी सरप्राइज थी कि वो एक ही साथ 2 स्पेल्स यूज कर रहा था जो कि ज्यादातर कोर्ट मैजिशियंस भी नहीं कर पाते। वो उससे कहती है कि वो अपनी तरक्की में जल्दी न करें और अपनी स्पीड में ही आगे बढ़े। लॉयर समझ गया कि सिल्फा को उसकी फिजिकल एनहेंसमेंट और उसके कंट्रोल स्पेल्स का पता नहीं चला, क्योंकि वो वास्तव में एक ही साथ 4 स्पेल्स यूज कर रहा था। वो ये जानकारी सिल्फा से छुपाने का फैसला करता है ताकि वो उस पे शक न करे। सिल्फा उसे मेड्स के नहाने की जगह ले जाती है, लेकिन लॉयर नहाने से मना करता है और उसे कहता है कि वो खुद नहा सकता है। सिल्फा उसे अपनी नजर से नहीं हटाना चाहती क्योंकि उसको पता है कि वो उसे सिर्फ किताबों के ढेर के नीचे ही ढूंढ पाएगी। लॉयर परेशान है कि वो अपनी किताब नहीं पढ़ पाया, लेकिन दूसरी मेड्स उसे कहती हैं कि अगर वो स्टबॉर्न रहेगा तो लाइब्रेरी का डेमन उसे खा जाएगा। लॉयर सरप्राइज हो जाता है कि वो यहाँ एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ एक फोरबिडन डेमन सील है। मेड्स उसे एक डेमन की कहानी बताती हैं जिसका नाम ग्रिमोयर है, जिसने बहुत साल पहले लगभग ये पूरा किंगडम बर्बाद कर दिया था। उस डेमन को एक किताब में बंद करने में कई सारे मैजिशियंस लगे थे। सिल्फा सोचती है कि ये कहानी एक परियों की कहानी जैसी है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाती है कि कैसल के अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में कोई ऐसी किताब है जहाँ एक डेमन सील है। सिल्फा नहीं सोचती थी कि लॉयर ऐसी कहानी से डरते हैं, लेकिन वो उसे कांपते देखकर हैरान हो जाती है। मेड्स ये सोचकर कि वो डर के मारे कांप रहा है, ये देखकर बहुत खुश होती हैं और उसके साथ रात भर लॉयर को अपने साथ सुलाने की बात करती हैं। लेकिन सिल्फा मना करती है और ये कहती है कि ये काम सिर्फ वही कर सकती है। मेड्स में ये बात लेकर बहस शुरू हो जाती है और लॉयर उस मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। कैसल में एक छिपे हुए अंडरग्राउंड लाइब्रेरी होने का आइडिया सुनकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। लॉयर अंडरग्राउंड चला जाता है और एक छुपने का स्पेल यूज करता है ताकि वो एंट्रेंस के सामने खड़े गार्ड्स को चकमा देके निकल सके। गार्ड उस लाइब्रेरी के कहानी के सच होने के बारे में बहस करते हैं, जबकि लॉयर चुपके से उनके बीच से निकल जाता है। गार्ड्स को ये यकीन है कि कोई भी उन्हें छलकाने में सफल नहीं हो पाएगा और कोई उन 10 सबसे पावरफुल मेज ने सील की हुई बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा। लॉयर बैरियर के पास पहुंचता है और वो आसानी से सील तोड़ देता है। वो लाइब्रेरी में जाता है और वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि वो कभी नहीं जानता था कि ऐसा एक मजेदार सेक्शन भी अंडरग्राउंड में है। वो लाइब्रेरी में घूमता है और किताबों को देखता है और ये याद रखता है कि जाते समय वो बैरियर को वापस लगा दे। वो एक किताब के साथ बैठ जाता है जब अचानक से एक और किताब हवा में तैरने लगती है जो लॉयर को परेशान कर देती है। एक डेमन किताब से बाहर निकलता है और वो लॉयर से कहता है कि वो सील तोड़ने में कामयाब रहा है। इस बात से वो बहुत इम्प्रेस्ड है। लॉयर सोचता है कि ये डेमन कौन है और वो खुद को ग्रिमोयर के नाम से पेश करता है और लॉयर समझ जाता है कि ये फॉरबिडन बुक का डेमन है। लॉयन अपना परिचय ग्रिमोयर से करता है और ग्रिमोयर लॉयर को आजाद करने के लिए कोशिश करता है। वो लॉयर से कहता है कि उसकी सील पहले से ही कमजोर हो चुकी है और वो आखिर में फ्री हो ही जाएगा। वो लॉयर को ये कहकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है कि जितना सोना चाहेगा वो उसे दे देगा, लेकिन लॉयर डेमन की क्रिएशन मैजिक से इम्प्रेस नहीं होता है। वो परेशान है कि ग्रिमोयर ने सिर्फ कुछ धूल को ही सोने में बदला है और वो आसानी से उस सोने को वापस धूल में कर देता है, जो देखकर ग्रिमोयर चौंक जाता है। लॉयर उससे कहता है कि वो उसकी सील को वापस से लगा देगा क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई डेमन उसके किंगडम का मैजिक सीखने की इच्छा को बर्बाद कर दे। वो ये कहानी बनाता है कि उसकी अब ये देश के लोगों से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिन मैजिशियंस ने उसे बंद किया था इतने साल पहले वो सब मर चुके हैं और ये बात भूल जानी चाहिए। लॉयर को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। ग्रिमोयर परेशानी में आ जाता है
और वो लॉयड को एंशिएंट मैजिक सीखने का ऑफर देता है जो अब दुनिया में है ही नहीं। ये सुनकर लॉयड की इंटरेस्ट उसकी तरफ जाती है। ग्रिमोयर अपनी बात को और अच्छा बताता है। ये कहता है कि वो लॉयड में बहुत ज्यादा मैजिकल टैलेंट देखता है। लॉयड वो प्रिंस की वो बात याद करता है कि मैजिक कभी भी एक आम आदमी पर मेहरबान नहीं होगा। लॉयड को ये लगता है कि वो सही है। उसकी ये बॉडी जैसे है, वो किसी भी आम आदमी से ज्यादा मैजिक यूज में सक्षम है। वो ये फैसला करता है कि वो डेमन की सील को तोड़ दे और ये देखकर डेमन अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता। लॉयड डेमन से सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर डेमन अचानक से लॉयड पर पुराने जमाने के फायर मैजिक चल देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि लॉयड बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड बना लिया है। लॉयड उस स्पेल से बहुत प्रभावित है जो डेमन ने उसे दिखाया और वो डेमन से और स्पेल्स दिखाने के लिए कहता है। इस बात से डेमन परेशान हो जाता है और वो लॉयड पर ज्यादा पावरफुल एंशिएंट मैजिक अटैक्स करता है, लेकिन उनमें से कोई भी लॉयड के शील्ड को तोड़ नहीं पाता। ये देखकर डेमन परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि लॉयड का शील्ड किस चीज का बना है। लॉयड ये जादू देखकर इतना खुश हो जाता है कि वो ये खुद करने की कोशिश करता है। वो अपने शील्ड के एक छोटे से हिस्से को हटा देता है और वो अपनी एक अंगुली आगे करता है ताकि वो ये स्पेल को छू सके और ये जान सके ये जादू किस चीज से बना है। वो बहुत खुश है कि ग्रिमोयर और क्या दिखाएगा, लेकिन अचानक से ग्रिमोयर का एक और सर आ जाता है और वो मंत्र जापने लगता है। लॉयड देखता है कि वो एक ही साथ 2 जाप कर रहा था ताकि वो एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट स्पेल को जारी कर सके। लॉयड अपने शील्ड के अंदर से ही उस जादू का पूरा जायजा लेता है, लेकिन ग्रिमोयर यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसके अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करने के बावजूद लॉयड अब भी जिंदा है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। ग्रिमोयर ये फैसला करता है कि वो वहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचाए, लेकिन वो एक और बैरियर से टकरा जाता है। लॉयड उसे बताता है कि उसने एक और बैरियर लगाया हुआ था, लेकिन ग्रिमोयर ऐसा एक्ट करता है कि लॉयड ने उसे ये सोचकर हर्ट किया है कि वो भाग रहा था। ग्रिमोयर लॉयड से परेशान हो चुका है, तो वो ये फैसला करता है कि उसका काम तमाम कर दे, लेकिन लॉयड उसे कहता है कि वो उसका स्पेल पहले ही जान चुका है। लॉयड ये कहता है कि वो अब ग्रिमोयर का डिफेंसिव स्पेल्स टेस्ट करेगा और वो एक बहुत बड़े स्केल का स्पेल उपयोग करता है। ग्रिमोयर यकीन नहीं कर पा रहा है कि लॉयड के पास इतना ज्यादा है। वो ये स्पेल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जलकर कबाब बन जाता है। लॉयड सोच में आ जाता है कि ग्रिमोयर उसके वार से क्यों नहीं बचने की कोशिश नहीं की, और ग्रिमोयर यकीन नहीं कर पा रहा है कि वो इतना एरोगेंट है। लॉयड नुकसान पहुंचे लाइब्रेरी को पहले की तरह सुधारने लगता है और ये देखकर ग्रिमोयर दंग रह जाता है। लॉयड सब कुछ पहले जैसा कर देता है। इसे देखकर ग्रिमोयर लॉयड को रिस्पेक्ट से ट्रीट करने लगता है, क्योंकि वो रियलाइज करता है कि लॉयड कितने अद्भुत हैं। लॉयड जानता है कि डेमंस को स्पेल से नहीं मारा जा सकता है, तो वो ये सोच लेता है कि वो ग्रिमोयर की सीमाओं को टेस्ट करेगा। लेकिन ग्रिमोयर डर के मारे उसके पास से हट जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो गिनी पिग बनने वाला है। वो सरेंडर करने का फैसला करता है और लॉयड की सेवा करने का वचन देता है। वो पूछता है कि वो उसका फैमिलियर बन सकता है और लॉयड बिना किसी सोच के हाँ कर देता है। लेकिन ग्रिमोयर को लगता है कि लॉयड उसे एक लैब रैट की तरह देखता है। लॉयड उसे कहता है कि वो काफी बड़ा होने के कारण ज्यादा ध्यान खींच रहा है और उससे किसी छोटी चीज में ट्रांसफॉर्म होने को कहता है। ग्रिमोयर एक प्यारे छोटे डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वो लॉयड की करीब रह सके और जब वो ध्यान नहीं दे रहा होता है तो उस पर अटैक कर सके। लॉयड उसे अपनी कोर्ट में आने को बोलता है और ग्रिमोयर यकीन नहीं कर पा रहा है कि लॉयड इतना मूर्ख है कि वो उसे इतना करीब आने दे रहा है। वो ये मौका लेकर लॉयड से चिपकने और उसका शरीर अपने कब्जे में करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो लॉयड को छू लेता है वो ये देखकर दंग रह जाता है कि लॉयड का कितना ज्यादा डेंस है। वो लॉयड के अंडर रहने का फैसला करता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि वो उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लॉयड ये मौका लेकर फॉरबिडन लाइब्रेरी की सभी किताबें पढ़ लेता है। अगले दिन आल्बर्ट दिन के लिए तैयार होता है और वो एक लाइब्रेरी में जाता है और सर्वेंट सर झुककर उसके साथ चलते हैं। लॉयड लाइब्रेरी में कुछ किताबें पढ़ रहा है और ग्रिमोयर उसका साथ दे रहा है। तभी आल्बर्ट दरवाजे पर आ जाता है। ग्रिमोयर लॉयड को आल्बर्ट के आने की खबर देता है और लॉयड उससे कहता है कि उसे वहीं चुपचाप जाने के लिए। आल्बर्ट कमरे में आता है और लॉयड उसे देखकर इतना खुश हो जाता है कि वो अपना सिर बहुत तेज से उठा लेता है, जिसकी वजह से उसका सिर पर रखी हुई किताब उड़कर आल्बर्ट के हाथ में आ जाती है। आल्बर्ट लॉयड को टारगेट प्रैक्टिस के लिए बुलाने आता है। लॉयड बैठकर खुशी से आल्बर्ट को टारगेट प्रैक्टिस के लिए तैयार होते देख रहा है। वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके एक टारगेट को निशाना बना देता है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो बहुत सारे ऐसे आइडियाज ट्राई करना चाहता है जो उसके दिमाग में घूम रहे हैं। ग्रिमोयर सोचता है कि वो क्या ट्राई करेगा और लॉयड उससे कहता है कि वो डबल इंकेंटेशन मैजिक ट्राई करेगा। ग्रिमोयर उससे कहता है कि ये सिर्फ डेमंस ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके 2 मुंह होते हैं। लॉयड एक तरकीब निकालता है। वो ग्रिमोयर को अपने हाथ में अब्सॉर्ब कर लेता है। ग्रिमोयर ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ये काम कर गया। ग्रिमोयर लॉयड के शरीर में समाने को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील करता है। लॉयड बोलता है कि वो उसके साथ सिंक होने की कोशिश करे ताकि वे दोनों मिलकर एक एडवांस्ड फायर स्पेल चला सकें। लॉयड पूछता है कि क्या ग्रिमोयर ये स्पेल कर सकता है और ग्रिमोयर उससे याद दिलाता है कि वो एक डेमन है। एडवांस्ड स्पेल्स तो उसके लिए बच्चों का खेल है।
लॉयर समझ जाता है कि वो ये स्पेल कर सकेगा और वे दोनों मिलकर स्पेल करना शुरू कर देते हैं। लॉयर स्टार्ट ही करता है कि उसको रुकना पड़ जाता है क्योंकि ग्रिमोयर का दिमाग घूम जाता है। लॉयर सोचता है कि उससे क्या परेशानी है और ग्रिमोयर उससे कहता है कि उससे ही ये सवाल करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वो सोचता है कि लॉयर क्या कास्टिंग कर रहा है। लॉयर उससे कहता है कि वो स्पेल स्टैक कर रहा था। लॉयर ग्रिमोयर को बताता है कि उसने अपने मन के तहत ये सोचा था कि वो 100 स्पेल को एक साथ कास्ट कर सकेगा, लेकिन अब उसे पता चलता है कि ये इम्पॉसिबल है। ग्रिमोयर परेशान हो जाता है क्योंकि स्पेल स्टैकिंग से सिर्फ 3 स्पेल्स को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉयर परेशान हो जाता है क्योंकि ऐसे में उसके स्पेल को कास्ट करने में बहुत समय लगेगा। लॉयर ग्रिमोयर से वादा करता है कि वो दोनों मुंह से एक साथ बात कर सकेगा। वो ग्रिमोयर के मुंह को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ग्रिमोयर पूछता है कि क्या वो 2 एडवांस्ड स्पेल के स्पेल एक साथ गुनगुना रहा है, लेकिन लॉयर उसे चुप कर देता है क्योंकि उसे उसके मुंह की जरूरत है। वो चांट करने लगता है और ग्रिमोयर को चौंका देता है कि वो एक ही साथ 2 एडवांस्ड स्पेल कैसे फोल्ड कर पा रहा है। वो देखता है कि लॉयर दोनों स्पेल्स को मिला रहा है और वो लॉयर के मैना रिजर्व से इम्पैक्टेड है। ग्रिमोयर लॉयर को देखता है और वो ये अनुभव करता है कि ये स्पेल इतना पावरफुल है कि इसे किसी चीज पर भी निशाना नहीं लगाया जा सकता है। लॉयर अपने इंकेंटेशन को समाप्त करता है और एक शक्तिशाली बीम ऊपर की ओर फेंक देता है। ये बीम इतनी शक्तिशाली है कि ये पूरे राज्य में सभी लोगों का ध्यान खींच लेती है। प्रिंस अल्बर्ट के अटेंडेंट्स सोचते हैं कि वो लॉयर को इतनी अधिक सम्मान क्यों देते हैं और अल्बर्ट समझ जाता है कि उन्हें लॉयर की टैलेंट की पहचान नहीं है। वो उनसे कहता है कि लॉयर ने अपने फायरबॉल्स को जानबूझकर सभी लक्ष्यों को एक ही तरह से हल्के से स्पर्श करते हुए लिया है। ये उसे एक जादूगर प्रोडिजी के रूप में साबित करता है। वो उनसे कहता है कि लॉयर एक दिन एक महान सेज बन सकता है जो भविष्य में एक शक्तिशाली अटेंडेंस बन सकता है। उसके अटेंडेंस उसे प्रभावित हैं कि वो एक सेज को अपना अटेंडेंस बनाना चाहता है क्योंकि आगे चलकर राजा बन सकता है। अल्बर्ट उनसे कहता है कि वो सिर्फ अपने छोटे भाई के साथ अच्छा बिहेव करना चाहता है। वो उनसे कहता है कि उसके भाई को अब तक ये सभी टारगेट्स गिरा चुका होगा, लेकिन उसके अटेंडेंस हैं कि वो ज्यादा बोल रहा है। लॉयर विंडो से बाहर देखता है कि आसमान अंधेरा है। उसे सोचने पर मिलता है कि नून में ही सूरज क्यों डूब रहा है। ग्रिमोयर परेशान हो जाता है कि लॉयर का जादूनामा आसमान में एक छेद बना दिया है जिसके कारण दिन रात में बदल गया है। लॉयर अपने काम से खुश हो जाता है, लेकिन फिर रियलाइज है कि उसने क्या कर दिया है। उस तुरंत अपना जादू वापस लेता है ताकि आसमान फिर से नॉर्मल हो जाए। ग्रिमोयर लॉयर किस चीज से बना है, जबकि लॉयर खुश है कि वो अपना जादू वापस ले आया। अगले दिन ग्रिमोयर डेली पेपर उठाता है और वो लॉयर के आसमान में किए गए ब्लास्ट की न्यूज पढ़ता है। वो लॉयर को ये न्यूज बताता है, लेकिन एक और न्यूज उसकी निगाहों में पड़ जाती है। एक रैंक के एडवेंचरर्स मुश्किल डंजन्स को साफ करते हैं और ट्रेजर्स कलेक्ट करते हैं। वो एडवेंचरर्स को मिलने वाले खजानों से बहुत खुश होता है और वो ये फैसला करता है कि वो भी एक डंजन में जाएगा। वो हिप्नोटाइज्ड ज़ॉम्बी की तरह चलना शुरू कर देता है और ग्रिमोयर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा है। ग्रिमोयर उसे कहता है कि अगर वो गायब हो गया तो कैसल में सभी लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन लॉयर कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी जादू इस्तेमाल कर लेंगे। वो ग्रिमोयर को एक आकन दिखाता है और वो एक प्लांट ग्रोथ स्पेल इस्तेमाल करता है और अपना एक डुप्लीकेट बना लेता है। ग्रिमोयर ये देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन लॉयर और प्रेजेस चाहता है और वो ग्रिमोयर को दिखाता है कि वो डुप्लीकेट और क्या क्या कर सकता है। यहाँ ग्रिमोयर को ये विश्वास हो जाता है कि लॉयर इतने अच्छे डुप्लीकेट के कारण कैसल से बाहर जा सकता है। लॉयर उससे कहता है कि उसकी परेशानी ये है कि वो ये डुप्लीकेट के द्वारा सिल्फा को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। वो याद करता है कि एक बार सिल्फा ने ये नोटिस किया था कि वो 0.7 mm बढ़ा है और ये सुनकर वो शॉक्ड हो गया था। ग्रिमोयर भी ये सुनकर परेशान हो जाता है कि सिल्फा कितनी दिक्कत देने वाली है और लॉर्ड बोलता है कि वो सिल्फा को एक ऐसे डुप्लीकेट से बेवकूफ नहीं बना पाएगा जो सिर्फ एक पप्पेट की तरह नाचता है। वो ये फैसला करता है कि वो ग्रिमोयर के सोल को डुप्लीकेट में डाल देगा और वो खुद कैसल से बाहर जाएगा। वो करने के बाद लॉर्ड सक्सेसफुली कैसल से बाहर निकल जाता है और वो ग्रिमोयर को कॉल करता है। वो ग्रिमोयर से पूछता है कि उधर क्या चल रहा है। ग्रिमोयर उससे कहता है कि वो उससे अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है। मेड्स लॉर्ड को दरवाजे के अंदर से देखती हैं और शॉक्ड हो जाती हैं कि वो पहली बार अपनी लुक्स को देख रहा है। ग्रिमोयर ये समझ जाता है कि लॉर्ड का अपनी डुप्लीकेट में कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने का आइडिया बहुत ही अच्छा था। लॉर्ड सिल्फा का ध्यान अच्छे से रखे और उसकी अच्छी कॉपी करने को बोलता है। ग्रिमोयर डुप्लीकेट के बॉडी में भी माना सर्कुलेशन देखकर हैरान है। उसके दिमाग में एक प्लान आता है, वो अब जो चाहे कर सकता है क्योंकि लॉर्ड अब यहाँ नहीं है। वो एक पागल की तरह हंसता है ये सोचकर कि वो अब कितनी चीजें कर सकता है। लॉर्ड अचानक से उससे पुकारता है और उससे कहता है कि वो उम्मीद करता है कि वो अच्छा करेगा। ग्रिमोयर ये सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता। लॉयर वापस उसे पुकारता है और ग्रिमोयर उससे कहता है कि वो वापस आने तक अच्छा करेगा। लॉयर उड़ता रहता है, लेकिन वो इधर उधर देखता है और रुक जाता है। फ्यूचर में ये परेशानी तो नहीं होगी कि वो कैसल से बाहर निकल पाया, लेकिन अब ये परेशानी है कि उसे पता ही नहीं है कि डंजन्स कहाँ है। हवा में ही लेविटेट होकर वो अपनी अगली चाल के बारे में सोचने की कोशिश करता है। तभी वो ये देखता है कि जमीन पर कुछ हरकत हो रही है। एक औरत को कुछ ऑर्क्स चेस कर रहे हैं और ग्रिमोयर उसे बताता है कि कोई मुश्किल में है। अचानक से औरत रुक जाती है
ओर्क्स का सामना करने के लिए टर्न लेती है और उन सभी को कुछ ही सेकंड्स में आसानी से हरा देती है। लॉयर ये जान जाता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। वो उसकी ब्रीदिंग तकनीक देखता है और उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है। औरत खुशी में खड़ी हो जाती है और ओर्क्स को 100 साल बाद अपनी लक फिर से आजमाने बोलती है। लॉयर एक किताब याद करता है जिसमें ये बताया गया था कि फॉरेन में कुछ लोग अपनी अंदर की एनर्जी को चैनल करके उसे अलग अलग तकनीकों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। औरत लॉयर को छुपते हुए सेंस कर लेती है और उसे बाहर निकलने बोलती है। लॉयर सरप्राइज हो जाता है कि वो उससे इतनी दूर से देख पाई। वो बाहर जाकर उससे मिलके उसकी तकनीक और डंजन्स के बारे में पूछने का फैसला करता है। ग्रिमोयर उससे कहता है कि अगर वो उससे मिलने जाएगा तो वो औरत उसे पहचान ले सकती है कि वो 7वां प्रिंस है। जब औरत को लॉयर का कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो उसे अपना दुश्मन मान लेती है। वो उस पर हमला करने ही वाली होती है जब लॉयर जल्दी से अपनी शक्ल बदल कर अपना इंट्रोड्यूस देता है कि वो नाम लोबेर्टो है और वो एक रूकी एडवेंचरर है। लॉयर अपनी और उसके भाई की छवि को मिक्स करके एक इल्यूजन बनाता है ताकि वो एक नया और ऑथेंटिक छवि बना पाए। औरत अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो ताओ है, एक बी रैंक एडवेंचरर और एक मार्शल आर्टिस्ट। लॉयर सोचता है कि क्या वो उसके डिस्गाइज पर शक करती है, लेकिन ग्रिमोयर उससे कहता है कि उसका इल्यूजन बिल्कुल परफेक्ट है। इसी बीच ताओ लोबेर्टो को देखकर पागल हो गई है क्योंकि जब से वो डोजो छोड़कर आई है तब से कोई भी आदमी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। वो खुश थी कि उसे आखिर में कोई इंटरेस्टिंग इंसान मिला और उसने लोबेर्टो को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोच ली थी, चाहे उसके लिए दुनिया का अंत ही क्यों न आ जाए। लॉयर उससे पूछता है कि क्या वो दोनों मिलकर एक डंजन्स एक्सप्लोर करें, लेकिन अगर वो ये करना नहीं चाहती है तो वो किसी और को ढूंढ लेगा। ताओ इमीडिएटली उससे कहती है कि वे दोनों मिलकर एक डंजन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और वे दोनों जल्दी से एक डंजन्स के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वो डंजन्स में जाते हैं और ताओ लॉयर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत से मॉन्स्टर्स को मार देती है, लेकिन लॉयर की इंटरेस्ट ज्यादा उसके फ्लोर पर पड़ी हुई चमचमाते हुए पत्थरों में है। ताओ को बुरा लगा होगा कि ये आदमी उससे ज्यादा स्मूथ पत्थरों में इंटरेस्टेड है। वे दोनों गुफा में और आगे बढ़ते हैं और लॉयर क्वेश्चन करता है कि ताओ अकेली एडवेंचर क्यों कर रही है। वो उससे कहती है कि उसे अभी तक कोई ठीक ठाक पार्टनर नहीं मिला है जिसके साथ वो एडवेंचर कर सके। वे दोनों रिफ्रेशमेंट लेने के लिए एक जगह रुक जाते हैं और लॉयर उससे उसकी की तकनीक के बारे में पूछता है। ताओ एक्साइटेड हो जाती है कि वो की के बारे में जानता है क्योंकि उसके कंटिनेंट में ज्यादा लोग की के बारे में नहीं जानते हैं। वो उससे कहती है कि की सॉर्सरर्स के लिए माना की तरह है और उसने ताओ की ब्रीदिंग तकनीक को ऑब्जर्व किया था। ताओ उससे कहती है कि ऊर्जा के लिए ब्रीदिंग तकनीक को मास्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जी गैदर कर सकता है। वो उससे कहती है कि ब्रीदिंग तकनीक को होने में समय लगता है, लेकिन वो लॉयर को ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास करते हुए देखता है और शॉक हो जाती है। लॉयर प्रैक्टिस करते करते अचानक से चोक हो जाता है और ताओ उससे कहती है कि वो बिना सोचे समझे की तकनीक प्रैक्टिस नहीं करे क्योंकि वो खुद को हर्ट कर सकता है। लॉयर अपने अंदर माना के अलावा एक और ऊर्जा फोर्स को महसूस कर पा रहा है और वो समझ जाता है कि वो ये ऊर्जा अपनी मैजिक पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ताओ उसे की तकनीक के बारे में और ज्यादा सिखाने की सोच लेती है और लॉयर उसकी फ्री लेसन्स के लिए उसका थैंक्स करता है। उसका दिल अचानक से धड़कने लग जाता है, लेकिन वो अपनी इस हालत को छुपाने के लिए लॉयर को स्टर्नली ब्रीदिंग तकनीक को करते रहने के लिए कहती है। ग्रिमोयर ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि लॉयर को सिर्फ मैजिक सीखने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। लॉयर की रेप्लिका में ग्रिमोयर कुछ मिठाई खाने ही वाला है कि सिल्फा अचानक से उसके पीछे आ जाती है और ये देखकर वो परेशान हो जाता है। इसी बीच ताओ लॉयर को ग्रे वोल्फ को डिफीट करने के लिए की ब्लास्ट दिखाती है, ये सोचकर कि वो डंजन्स का बॉस है। वो उससे कहती है कि अब वे दोनों डंजन्स के छाती को खोल सकते हैं, लेकिन वो उससे ये वार्न करती है कि खजाना अंडरडेवलप्ड हो सकता है क्योंकि ये डंजन्स हाई लेवल नहीं है। लॉयर डंजन्स के सिस्टम से बहुत इम्प्रेस्ड है और इसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए वो दोनों चेस्ट के पास जाते हैं। ताओ ये देखती है कि लॉयर ने सांस लेने की तकनीक को लगभग पूरी तरह से सीख लिया है। वो खुश है कि उसने अपने लिए एक अच्छा लड़का फाइंड कर लिया है और उससे यकीन है कि उसके बहुत स्ट्रिक्ट दादा भी लॉयर को पसंद करेंगे। वो ये यकीन करने के लिए पूरी कोशिश करती है कि लॉयर उसके पास ही रहे, लेकिन लॉयर उसके इन पागलपनों के बारे में सोचने से ज्यादा चेस्ट के खुलने में इंटरेस्टेड है। ताओ सिर्फ चेस्ट खोलने ही वाली थी कि अचानक से एक एनर्जी ब्लेड चेस्ट के नीचे से निकलता है और ताओ को 2 टुकड़ों में करने ही वाला होता है, लेकिन लॉयर उसे समय पर बचा लेता है। वो ब्लेड उसके सामने वाले फ्लोर को काट देता है जहाँ पर वो थोड़ी देर पहले खड़ी थी। एक बहुत डरावने वाला लिच चेस्ट के नीचे से उठ खड़ा होता है। ये देखकर ताओ परेशान हो जाती है, लेकिन लॉयर एक नए बॉस से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है और उसकी आंखों में एक स्पार्कल आ जाता है। लिच ताओ और लॉयर के सामने खड़ा है। लॉयर ऐसे मॉन्स्टर को पहले कभी नहीं देखा है, तो वो ताओ से पूछता है। ताओ उसे कहती है कि उससे परेशान होने की कोई बात नहीं है और वो उसे कन्विंस करती है कि वो ये आज से चले जाए, लेकिन लॉयर मॉन्स्टर से लड़ता देखना चाहता है। ताओ अचानक से अपनी तकनीक का उपयोग करती है और लॉयर को ब्लास्ट करके गुफा के बाहर निकाल देती है। उसे यकीन है कि ये ब्लास्ट उसे एंट्रेंस तक ले जाएगी और वो ये होप करती है कि ब्लास्ट उसकी ज्यादा हड्डियां न तोड़े। लिच अचानक से ताओ पर हमला करना शुरू करता है। ताओ उसके हमलों को डॉस करती है। वो सोचती है कि ये हाई लेवल मॉन्स्टर इतने लो लेवल केव में क्यों रह रहा है। वो ये समझ जाती है कि लिच से लड़ना मुश्किल होगा वास्तव में किसी भी रैंक के एडवेंचरर के लिए। वो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करती है ताकि लॉयर सेफली डंजन्स के एंट्रेंस तक पहुंच जाए।
लॉयड गुफा में ब्लास्ट की एनर्जी से उड़ता हुआ जा रहा है। वो डंजन्स छोड़कर जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि वो की के बारे में और ज्यादा सीखना चाहता है। वो एक बैरियर बना लेता है जो ब्लास्ट से उसकी स्पीड को कम कर देती है। वो कुछ देर बाद रुक जाता है और रुकते हुए डंजन्स फ्लोर पर खड़े 2 बेचारे छोटे गॉब्लिन्स को अपनी बैरियर से कर्स कर देता है। लॉयड सोचता है कि वापस जाना सही होगा या नहीं, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि ताओ ने उसे वापस क्यों भेजा। वो ग्रिमोयर से उसकी राय पूछता है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता है। वो सोचता है कि वो शायद उनकी मैजिक लिंक के रेंज से बाहर आ गया है, लेकिन ग्रिमोयर अचानक से उससे जवाब देता है। वो भी बहुत धीमी आवाज में उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। ग्रिमोयर उससे मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लॉयड डंजन्स छोड़कर जाना नहीं चाहता है। आखिरकार ताओ अभी भी बहुत मुश्किल से लिच से लड़ रही है। ताओ समझ जाती है कि ये लड़ाई जीतना उसके लिए असंभव है, तो वो लिच को बिना साख होने दे धीरे धीरे पीछे हटने का फैसला करती है। लिच को मालूम हो जाता है कि वो एक की यूजर है और वो अचानक से बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसने पहले भी एक की तकनीक यूजर को खाया था और ये भी की तकनीकें सॉर्सरी का सिर्फ एक कमजोर सा रूप है। एडवेंचरर्स को खाकर वो उनके सारे कौशल और ज्ञान को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन ताओ खाने के लायक भी नहीं है। लिच को ज्यादा इंटरेस्ट लॉयड पर है, क्योंकि उसने बहुत ही तेज रिएक्शन दिखाया था जब वो उसके हमले को सफलतापूर्वक डॉज किया था। ताओ ये समझ जाती है कि दोनों लॉयड और लिच नॉलेज परस्यू करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वो खुश है कि लॉयड की महत्वपूर्णता और ये तकनीकें कितनी पावरफुल हो सकती हैं समझता है। वो ब्रीथिंग तकनीक का इस्तेमाल करके लिच पर हमला करती है, लेकिन लिच एक बैरियर बनाकर उसके हमले को रोक देता है। ताओ अपनी तकनीक से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है। उसने बचपन से ये तकनीकें सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की है, अपना समय और स्वतंत्रता दोनों ही बलिदान किया है, और इसलिए लिच उसकी क्षमताओं का मजाक उड़ाने को वो स्वीकार नहीं कर सकती है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और वो बैरियर में एक होल बना देती है। वो एक एनर्जी बीम रिलीज करती है जो लिच पर लगती है और उसे यकीन है कि वो उसे हरा दी है। लिच वो स्पेल कास्ट करता है, पर उसका स्पेल अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्पेल डिस्पेल हो जाता है और लिच ये देखकर परेशान हो जाता है कि लॉयड ताओ के पास खड़े होकर एक बैरियर के साथ उसको शील्ड कर रहा है। लॉयड असंतुष्ट है कि ताओ ने इतनी जल्दी हार मान ली, लेकिन वो उससे कहता है कि अब वो लिच को संभाल लेगा। लिच एक इंकांटेशन बोल रहा है, लेकिन लॉयड अचानक से धुआं की तरह हवा में बहता हुआ लिच के पीछे पहुंच जाता है। वो एक की ब्रीथिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। लिच परेशान हो जाता है क्योंकि उसने लॉयड को इंकांटेशन करते हुए ही नहीं देखा। लॉयड ये सोच रहा है कि वो की और मैजिक तकनीकों को अच्छे से कैसे मर्ज करे। लिच उस पर लगातार हमला करने लगता है। लॉयड का बैरियर बहुत शक्तिशाली है और उसे तोड़ नहीं पा रहा है। लिच ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि लॉयड का बैरियर इतना मजबूत कैसे है। लॉयड ताओ की ये बात याद करता है कि तकनीकें उपयोग करते समय अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, और वो ही करने शुरू करता है। वो इतनी गहरी सांस लेता है जितनी उसने अब तक कभी नहीं ली, और वो अपनी गति बढ़ाने के लिए एक स्प्रिंट स्पेल का यूज करता है। गुफा के अंदर लॉयड ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर खींचने की कोशिश करते हुए लिच के हमलों को डॉज कर रहा है, और लिच सोचता है कि वो भाग जाने की सोच रहा है। लिच के हमले अब भी लॉयड के बैरियर के सामने बेकार हैं। लॉयड अपनी ब्रीथिंग तकनीक की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसका बैरियर उसकी ब्रीथिंग में परेशानी कर रहा है, तो वो बैरियर को हटा देता है। लिच को लगता है कि लॉयड का पूरा एनर्जी ड्रेन हो चुका है, इसलिए बैरियर डिस्पेल हो गया है। ये मौका देखकर वो उस पर हर वो स्पेल उपयोग करता है जो उसके पास है। लॉयड उड़ते उड़ते एक स्टैलेक्टाइट को पकड़ लेता है और लटक कर ब्रीथिंग चालू रखता है। लिच के हमलों को लॉयड तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि वो अचानक से सभी हमलों को बचकर निकल जाता है। ताओ को समझ आता है कि लॉयड ने ही अपना बैरियर डिस्पेल किया था ताकि वो अच्छे से एयर इनटेक कर सके ज्यादा की प्रोड्यूस करने के लिए। लॉयड ब्रीथिंग और लिच के हमलों को डॉज करते हुए साथ ही की और माना दोनों को मर्ज करता है। फिनाली अपने माना और की के मिश्रण से खुश होता है और लिच के हमलों को नलिफाई करता है। उसका ये हमला लिच तक नहीं पहुंचा, इसलिए वो ये निर्णय करता है कि वो अपने हमले का आकार कम करे और उसकी रेंज बढ़ाए ताकि एक्यूरेसी बढ़ा सके। वो ये संयुक्त हमले रिलीज करता है, पर लिच उसे अपने मैजिक से रोक लेता है। लॉयड फिर से कंटिन्यूअस हमलों का रिलीज करता है। लिच भी सारे हमलों को नलिफाई कर लेता है। लॉयड एक बर्जर आदमी की तरह हंसने लगता है, क्योंकि वो की के साथ अपने नए अनुभव का पूरा मजा ले रहा है। लॉयड और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहता है, क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा है और उसका अपोनेंट भी बहुत मजबूत है। लिच यकीन नहीं कर पा रहा है कि लॉयड बिना इंकांटेशन के इतने सारे हमले कैसे कर रहा है। वो परेशान हो जाता है कि लॉयड एक सॉर्सरर होते हुए भी की का उपयोग कर रहा है और उसका की उसकी सॉर्सरी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लॉयड अपने हमलों को और तेज और पतला करता है और आखिरी कोशिश में लिच अपने आसपास एक बैरियर बनाता है। लॉयड का हमला लिच के बैरियर को पेनेट्रेट कर लिच को भी खत्म कर देता है। लिच को हराने के बाद एक खजाना बक्सा खुलता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ छुरा दिखता है। ताओ ये देखकर डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन लॉयड डैगर को अपने पास रखने का फैसला करता है, क्योंकि वो डैगर से कुछ बची हुई माना का अनुभव करता है। वो डैगर को माना से हील कर देता है। अचानक से खजाना बक्सा बंद हो जाता है और जमीन में धंसने लगता है। लॉयड समझ जाता है कि ये बक्सा भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये डंजन्स का कोर है, और वो बक्सा को पकड़ लेता है।
खजाना बक्सा जमीन के अंदर रहने के बाद मैजिक आइटम्स को खा जाएगा और फिर एक नया डंजन्स बनाएगा। फिर वो मरे हुए एडवेंचरर्स के आइटम्स को लेगा और बड़ा हो जाएगा। जब डंजन्स क्लियर होगा तो खजाना बक्सा ये सारे आइटम्स रिवार्ड्स के रूप में एडवेंचरर्स को देगा और फिर मौका लेकर वो भाग जाएगा। लॉयर खजाना बक्से की साइकिल से बहुत इम्प्रेस्ड है, लेकिन ताओ ज्यादा परेशान है कि वो दोनों जिंदा बचेंगे या नहीं। डंजन्स की छत गिरने से पहले लॉयर खजाना बक्से को डंजन्स के फ्लोर से बाहर निकाल लेता है और बंद होने से पहले वो दोनों बचकर बाहर निकल आते हैं। ताओ सोचती है कि लॉयर सॉर्सरर होते हुए भी की तकनीक क्यों किया। वो सोचती है कि शायद लॉयर लिच का मजाक उड़ाने का बदला ले रहा था, लेकिन लॉयर उसे कहता है कि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स का मजा ले रहा था। लॉयर ग्रिमोयर को जमीन पर गिरा हुआ बहुत सारे चोट के साथ मिलता है और उसके हैं। ग्रिमोयर बताता है कि सिल्फा बहुत परेशान थी क्योंकि ग्रिमोयर लॉयर के डुप्लीकेट में उनकी ट्रेनिंग सेशन में कमजोर लग रहा था। वो ग्रिमोयर का पीछा करती रही, उससे जोर से ट्रेन करवाती रही ताकि वो वापस से पहले की तरह मजबूत बन जाए। ग्रिमोयर लॉयर से कहता है कि वो सिल्फा के खिलाफ कुछ नहीं कर सका और अपनी परेशानी के लिए लॉयर के लेट आने को ब्लेम करता है। लॉयर लेट आने के लिए माफी मांगता है। अगले दिन लॉयर और ग्रिमोयर कैसल की लाइब्रेरी में घूम रहे हैं। ग्रिमोयर उस डैगर से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं है जिसकी वजह से लॉयर को लेट आने की परेशानी हुई, जिससे उसकी परेशानी शुरू हुई। लॉयर उसे मनाने करता है कि वो डैगर बहुत मूल्यवान खजाना है। वो डैगर को गर्म पानी में डालकर फिर उसकी सतह को रब करता है। ऐसा करने पर डैगर के ऊपर से माना एसेंस निकल आता है, जो कि एन्चांटमेंट का कैटलिस्ट है। इस एसेंस को उपयोग करके वेपन्स पर स्पेल्स लिखकर उन्हें शक्तिशाली बनाया जाता है। लॉयर ब्लेड के माना एन्चेंटमेंट को पढ़ता है और पता लगाता है कि उस पर रिइंफोर्स्ड स्ट्रेंथ का एन्चेंटमेंट किया गया था। ग्रिमोयर सोचता है कि अब लॉयर एन्चेंटमेंट के साथ प्रयोग कर पाएगा, लेकिन लॉयर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। वो माना एसेंस को पानी से भरी हुई एक फ्लास्क में रखता है और फिर उसे अलग करने के लिए वो अपना डिसअसेंबल स्पेल करता है। लॉयर ये समझाता है कि मैजिक के साथ प्रयोग करना बहुत कॉस्टली होता है। माना एसेंस, जो आइटम्स को एन्चेंट करने का मुख्य तत्व है, वो मिलना मुश्किल है और एन्चेंटमेंट्स आमतौर पर फेल होते हैं। वो डैगर के माना एसेंस को वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो उसका विश्लेषण करके उसे मास प्रोड्यूस करने का सोचता है। पानी पर प्यूरिफिकेशन का स्पेल यूज करते हुए लॉयर डैगर के माना एसेंस के इंग्रेडिएंट्स को अलग करता है, उनकी प्यूरिटी बढ़ाकर। ये प्रक्रिया एसेंस को 3 इंग्रेडिएंट्स में अलग करता है: तेल, चांदी और हीमेटाइट। ग्रिमोयर ये जानता है कि हीमेटाइट पीसा हुआ मॉन्स्टर कोर है, जो बहुत ही दुर्लभ है। लॉयर फिर ये बताता है कि उसके पास डंजन्स का कोर ट्रेजर चेस्ट है, जहाँ से वो हीमेटाइट बना सकता है। दोनों खुश हो जाते हैं। उन्हें सिर्फ तेल, चांदी और बहुत सारे वेपन्स की जरूरत है, जिन्हें वो अपने बनाए हुए माना एसेंस से एन्चेंट कर सके। लॉयर अपने पिता राजा के पास जाता है उससे एक फेवर मांगने के लिए। राजा उसे बहुत सारे चांदी के सिक्के से भरा हुआ एक पाउच देता है। राजा लॉयर से पूछता है कि उसे सोने के सिक्के तो नहीं चाहिए। लॉयर उससे कहता है कि चांदी के सिक्के ही काफी हैं और वो पुस्तकालय वापस चला जाता है। राजा लॉयर की विनम्रता को देखकर खुश होता है और सोचता है कि उसका बेटा पॉकेट मनी से क्या कर सकता है। वापस गुप्त पुस्तकालय में लॉयर ग्रिमोयर की मदद से चांदी के सिक्कों को पिघलाकर उन्हें तरल रूप में लाता है। दोनों ही उतनी चांदी से खुश हैं। अगले दिन लॉयर और सिल्फा एक कठिन प्रशिक्षण सत्र में होते हैं। ट्रेनिंग का शर्त यह है कि लॉयर अगर सिल्फा को इस दौड़ में हारा पाए तो सिल्फा उसे एक तेल के वेस का देगी। लॉयर स्प्रिंट स्पेल यूज करता है सिल्फा के पीछे जाकर एक आगामी हमला करने के लिए, लेकिन सिल्फा एक हमेशा के कुशल योद्धा होने के नाते आसानी से उसके हमले को डॉज कर देती है। हार न मानकर लॉयर ये निर्णय करता है कि वो कुछ नया प्रयास करे। वो सिल्फा के नीचे जमीन पर एक मॉर्फिंग स्पेल कास्ट करता है, जिससे सिल्फा शॉक हो जाती है और ये सोचने लगती है कि वो आगे कौन सा अनूठा तकनीक उपयोग करेगा। सिल्फा लॉयर को सरप्राइज कर देती है और लॉयर हार मान लेता है, लेकिन जब सिल्फा उसे ऑयल दे देती है लॉयर कंफ्यूज हो जाता है। उससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शर्त के अनुसार वो ही ऑयल जीत सकता था अगर उसने सिल्फा को एक राउंड में हारा दिया होता। उसका मन उदास हो जाता है और वो सोचता है कि शायद सिल्फा ने उसे चैरिटी के लिए ऑयल दिया है या फिर वो उसे कुछ और सिखाना चाहती है। ग्रिमोयर सोचता है कि सिल्फा लॉयर को अब भी कैसे हरा लेती है, जबकि वो उसके खिलाफ मैजिक स्पेल्स भी यूज करता है। वो ये सोच लेता है कि सिल्फा कोई छिपा हुआ मॉन्स्टर है, क्योंकि लॉयर सोर्सरी और स्वर्ड फाइटिंग में पहले ही बहुत अच्छा है। सिल्फा को यकीन है कि लॉयर जब बड़ा होगा तो वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। लॉयर ऑयल लेकर सिल्फा को अपने काम का परिणाम दिखाने का वादा करता है। वो लाइब्रेरी के अपने गुप्त प्रयोगशाला में वापस आता है और ग्रिमोयर की मदद से वो ऑयल, सिल्वर और हेमाटाइट को साथ मिक्स करके मैना एसेंस बनाता है। अगले दिन वो प्रिंस अल्बर्ट से मिलकर उससे बहुत सारे वेपन्स के लिए मदद मांगता है ताकि वो सोर्सरी की प्रैक्टिस कर सके। प्रिंस अल्बर्ट ये जानता है कि लॉयर को सोर्सरी से बहुत प्यार है और लॉयर को यकीन है कि वो उसकी मदद कर पाएगा। उसके पास रॉयल गार्ड हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। गार्ड अपने वेपन्स दे देते हैं और वो अपने वेपन्स को बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं सोचते हैं कि लॉयर जैसा छोटा बच्चा सफलतापूर्वक एन्चेंटमेंट्स कर पाएगा। लॉयर अपने डुप्लीकेट को ऑटो अटेंडेंस मोड में लगा के एन्चेंटमेंट की तैयारी करता है। ग्रिमोयर एन्चेंटमेंट्स के लिए बहुत उत्साहित है और लॉयर कहता है कि वो ग्रिमोयर की आशाओं के लायक एक एन्चेंटेड तलवार बना देगा। ग्रिमोयर देखते हैं कि लॉयर तलवार पर बहुत ज्यादा स्पेल्स डाल रहा है। लॉयर और ज्यादा स्पेल्स डालने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार टूट जाती है और लॉयर समझता है कि उसने बहुत ज्यादा कर दिया। ग्रिमोयर बोलते हैं कि वे अभी शुरुआत ही कर रहे हैं।
बहुत देर बाद लॉयर अपने परिणाम लेकर प्रिंस अल्बर्ट के पास लौट आता है। प्रिंस अल्बर्ट इसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि लॉयर ने 120 में से 50 तलवारों को एन्चेंट कर दिया। लॉयर बाकी 70 तलवारों को तोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि वो वास्तव में 80 तलवारों को एन्चेंट करने में सफल हो गया। उसने कुछ पर इतने ज्यादा एन्चेंटमेंट कर दिए जिससे वे टूट गई। प्रिंस अल्बर्ट इसे देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि लॉयर ने इतनी सारी तलवारों को एन्चेंट कर पाया, जबकि एक मास्टर एन्चांटर भी अपनी वस्त्रधारी में से केवल 10% को ही सफलतापूर्वक एन्चांट कर पाता है। गार्ड्स ये सोच लेते हैं कि लॉयड झूठ बोल रहा है, जिससे सिल्फा गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन जब एक गार्ड अपनी स्वॉर्ड को शीथ में डालने की कोशिश करता है, वो स्कैबर्ड को काट देती है। लॉयड प्रिंस एल्बर्ट से कहता है कि वो ये देखना चाहता है कि वेपन्स कैसे काम करते हैं। एल्बर्ट लॉयड को उनके साथ मॉन्स्टर हंट पे चलने को इनवाइट करता है, जो किंग ने जाने की परमिशन दी है।